अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में वेलकम है। और इस क्लास में हमने बात करनी है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। पिछले क्लास में वेपर प्रेशर खत्म करके मैनोमेट्रिक मेथड पढ़ाया आपको। अब बारी है बॉइलिंग पॉइंट पर बात की जाए। बॉइलिंग पॉइंट देखो, जब भी आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करने लग जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। दोबारा रिपीट करता हूं, जब आप एक लिक्विड को हीट करते हो तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ने लग जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट को डेफिनेशन में लिख देता हूं कि द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid the vapor pressure of a liquid becomes equal to external atmospheric pressure becomes equal to external atmospheric pressure external atmospheric pressure is called its boiling point. by name आपसे डेफिनेशन पूछेगा बोर्ड वाला कि डिफाइंड बॉइलिंग पॉइंट या व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन देनी है बॉइलिंग पॉइंट की, साथ कुछ फैक्टर्स है बॉइलिंग पॉइंट के, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अच्छा देखो, बॉइलिंग पॉइंट का एक और कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊं। बॉइलिंग के दौरान होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता क्या है कि जो लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट जो है उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, यानी अगर मिसाल के तौर पर एक क्लोज कंटेनर आप ले लो बॉइलिंग के दौरान। ठीक है, वैसे तो जब आप बॉईल करते हो किसी चीज को तो ढक्कन खुला ही होता है, एक्सपेरिमेंट जब कर रहे होते हैं। तो अगर आप क्लोज कंटेनर एक ले लो तो उसमें होगा क्या, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर 20 मॉलिक्यूल्स निकल करके वेपर्स बन रहे हैं तो उस ही दौरान 20 मॉलिक्यूल वेपर्स के लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूं कि द टेम्परेचर at which liquid and vapor phase of a substance coexist dynamically in equilibrium लिक्विड और वेपर फेज का इक्विलिब्रियम होता है। जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड फेज का जो है इक्विलिब्रियम रहता है, इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और वेपर फेज का इक्विलिब्रियम रहता है। ठीक है, एग्जांपल भी आपको देनी पड़ेगी बॉइलिंग पॉइंट की। साथ टेबल बना हुआ है, बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का दे रखा है 56 डिग्री सेल्सियस, एसिटिक एसिड 118 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का आप जानते हो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एथेनॉल कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। लाइकवाइज फिनोल 180 डिग्री सेल्सियस। एनिलीन 184 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड का दिया हुआ है CS2 46 डिग्री सेल्सियस। बाकी कुछ रह गए हैं तो वो देख लेना। तो इनमें से 2-3 एग्जांपल्स भी आपको कोट करनी पड़ेंगी जब आपसे पूछे डिफाइंड बॉइलिंग पॉइंट या व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन, 2-3 एग्जांपल, साथ फैक्टर भी देने हैं। ये बताना है कि वो लिक्विड जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वो लिक्विड जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। पोलर लिक्विड्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन पोलर का कम होता है। इसी तरीके से एक और फैक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर, उस पर भी थोड़ी सी बात करनी है। उस पर बात हम अभी आगे चल करके करते हैं, वो आपको समझ आएगा तो उससे भी आपको एक आधी लाइन लिखनी है। ठीक है, अच्छा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाई डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो आप उसे बताओगे कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस different liquid have different boiling point. The liquids which have weak intermolecular forces have low boiling point, and the liquids which have high intermolecular या strong intermolecular forces have high boiling point. ठीक है, साथ एक और एडिशनल बात भी अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो
कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विच हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज हाई ड्यू टू देयर लो वेपर प्रेशर, ड्यू टू देयर लो वेपर प्रेशर। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। देखो, आप जानते हो कि जो वाटर है H2O है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर बात कर रहा हूं, वाटर का जो वेपर प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो 4.8 टॉर होता है, 4.8 टॉर होता है। ठीक है, एथेनॉल C2H5OH 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर लगभग 25 टॉर होता है, 25 टॉर। और डाई इथाइल ईथर C2H5OC2H5 डाई इथाइल ईथर, इसका जो वेपर प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो 200 टॉर होता है, 200 टॉर होता है। ठीक है, एक और भी चलो ऐड कर लेते हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इसका होता है 0.00016 टॉर। ठीक है, इन सब में बॉइलिंग पॉइंट जो हाई है सबसे, वो ग्लिसरॉल का है। ठीक है, लगभग 290 डिग्री सेल्सियस, 290 डिग्री सेल्सियस। ये डाइइथाइल ईथर है, इसका 34.6 डिग्री सेल्सियस। एथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस। और जो वाटर है उसका आप जानते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस, मशहूर हमारा। तो आप देख सकते हो कि वो लिक्विड्स जिनका वेपर प्रेशर कम है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई होता है। उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एक बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में ही चले जाओ ना, कि वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होना है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है आमतौर पर? 760 टॉर होता है। कितना होता है? 760 टॉर होता है। तो लिक्विड को टेम्परेचर क्यों चाहिए? लिक्विड को टेम्परेचर इसीलिए चाहिए ताकि वो अपना वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, इस वैल्यू को अचीव कर सके, इस वैल्यू के बराबर ले जा सके। तो अब देखो, इस वैल्यू तक पहुंचना किसके लिए ज्यादा आसान है? वाटर, एथेनॉल, डाइइथाइल ईथर, ग्लिसरॉल में किसके लिए आसान है? इसके लिए, डाइइथाइल ईथर के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका ऑलरेडी 200 टॉर तक जो है वेपर प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको यहां तक पहुंचाना, 760 तक पहुंचाना आसान है। डाइइथाइल ईथर को हमें कम हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, कम टेम्परेचर पर ही ये 760 टॉर तक पहुंच जाएगा। तो ये जो डाइइथाइल ईथर है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम रहने वाला है। समझ गए बात को? अच्छा, इसी तरीके से देखो, एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल का 25 टॉर है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा 760 तक पहुंचना, इसे हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। लाइकवाइज जो वाटर है, इसके लिए और मुश्किल होगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर जो है कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हाई होगा। लाइकवाइज ग्लिसरॉल है, इसका बहुत ही कम है, तो इसके लिए 760 टॉर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, उसे 290 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये जो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें इनवर्स रिलेशन होता है। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स रिलेशन होता है। द लिक्विड्स दैट हैव लो वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये लाइन लिख लो बुक पर। द लिक्विड्स विच हैव लो वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फैक्टर भी आप जब डेफिनेशन दो बॉइलिंग पॉइंट की, और ये आंसर करो कि व्हाई डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, तो आप ये आंसर करो कि डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। साथ ये बताओगे कि द लिक्विड्स विच हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव लो वेपर प्रेशर एंड this is difficult to make their vapor pressure equal to 760 torr यानी external atmospheric pressure, and hence it requires higher temperature to equalize their internal vapor pressure to external atmospheric pressure। ठीक है, ये थ्योरी आप अपनी वर्डिंग में कंसेप्चुअली लिख सकते हो। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट मैंने आपको करवा दिए। ये टॉपिक एज अ होल लॉन्ग में नहीं आता, इसमें जो एमसीक्यूज और इसमें जो शॉर्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, काफी सारे हैं। अच्छा, अगला शॉर्ट आपको जो करवाना है कि जब बॉइलिंग होती है ना, तो बॉइलिंग पे आप देखते हैं कि बबल्स बाहर आते हैं, सरफेस पर बबल्स आते हैं बाहर और वो बर्स्ट होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, व्हाई अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बबल्स कम आउट एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट द बॉइलिंग पॉइंट। लिख लो, व्हाई अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बबल्स कम आउट एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, ये ऐसा क्यों होता है? बबल्स जो है ना, वो बेसिकली लिक्विड के सरफेस के अंदर बनते हैं, लिक्विड की सरफेस के अंदर बनते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पर बबल्स बने। अच्छा, अब ये जो बबल्स बनते हैं, इनके अंदर जो वेपर्स ट्रैप हुए हुए होते हैं, या जो गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हुए हुए होते हैं,
वो बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं ताकि ये बबल क्या करे, ब्रस्ट करे, ताकि ये बबल क्या करे, ब्रस्ट करे। लेकिन जब तक ये बबल जो है लिक्विड की सरफेस के अंदर रहता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी इस पर फोर्स लगाते हैं बाहर से, ठीक है, बाहर से फोर्स लगाते हैं। तो ये बबल जो है लिक्विड की सरफेस के अंदर मेंटेन रहता है और लिक्विड की सरफेस के अंदर ब्रस्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो इस बबल को भी काइनेटिक एनर्जी मिलती है और ये बबल सरफेस पर आ जाता है। तो जैसे ही ये बबल सरफेस पर आता है तो बाहर जो है, बाहर का जो प्रेशर है वो गैसेस की वजह से है, ठीक है, और गैसेस का जो प्रेशर है वो कम रहेगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो लिक्विड, ये जो बबल है, लिक्विड का जो बबल है, ये बाहर आकर के ब्रस्ट कर जाता है। आपने देखा होगा जब बबल्स बन रहे हो किसी बॉइलिंग लिक्विड में तो ऊपर से आकर के ब्रस्ट करता है, ना कि नीचे से, ठीक है। नीचे से तो कभी बबल को ब्रस्ट करते हुए नहीं देखा, हमेशा ऊपर से ही ब्रस्ट करेगा बबल। तो यही वजह है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बबल्स जो है लिक्विड की सरफेस पर आती हैं। आप बताओगे कि बबल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द लिक्विड एंड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज दीस बबल्स कम आउट एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड ड्यू टू द increase in pressure inside the bubble these bubbles burst at the surface of the liquid। तो ये बात आप करोगे। अच्छा, एक और बात, बॉइलिंग पॉइंट पर जो है वो टेम्परेचर मजीद आप बढ़ा नहीं सकते अनटिल कि आपका जितना भी लिक्विड है वो कंप्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। मैं रिपीट करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट पर आप टेम्परेचर मजीद नहीं बढ़ा सकते अनटिल कि आपका पूरा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा क्यों होता है, सुनो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, मजीद काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाई जा सकती, लिक्विड की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। तो अब आप जो टेम्परेचर बढ़ाओगे उससे लिक्विड क्या करता है, अपनी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ करके वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेंगे उसके बाद मजीद ये काइनेटिक एनर्जी अपनी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, इनकी हद खत्म हो गई। तो ये होगा क्या, मजीद जब आप हीट करोगे तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ करके वेपराइज होना स्टार्ट कर देंगे, यानी वेपर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब तक ये कंप्लीटली लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक जो है इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितनी आप हीट जितनी प्रोवाइड करते जाओ वो सारी की सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में यूटिलाइज हो रही है। बाय नेम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ अ बॉइलिंग लिक्विड डज नॉट राइज। तो आप बताओगे द टेम्परेचर ऑफ अ बॉइलिंग लिक्विड डज नॉट राइज बिकॉज all the supplied heat at boiling point is utilized in breaking the intermolecular forces between the liquid molecules and therefore no increase in temperature at boiling point is observed। ठीक है ना। अच्छा देखो, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है बॉइलिंग जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है। और बॉयल्स लॉ पढ़ाते मैंने बताया था कि वो प्रोसेस जो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो उसे क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बॉइलिंग इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, लिख लो साथ, बॉइलिंग इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा जब लिक्विड वेपराइज होता है तो इसको वेपराइज होने के लिए भी हीट चाहिए, क्यों, ताकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक किया जा सके। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि 1 मोल लिक्विड को वेपराइज करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पर जितनी हीट चाहिए वो उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। 1 मोल लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पर वेपराइज करने के लिए, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। ठीक है, यहां डेफिनेशन लिख देते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल of a liquid completely into vapors at its boiling point is called heat of vaporization, अच्छा कुछ लोग यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के साथ यूं लिख देते हैं डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए लिक्विड कंप्लीटली इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, लिख दो, कोई मसला नहीं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो अंडरस्टूड है कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो खाम का लिखने की क्या जरूरत है। वैसे अगर तसल्ली के लिए लिखना चाहो तो लिख दो कि विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर भी साथ ऐड कर दो।
The amount of heat that is required to convert 1 mole of a liquid completely into its vapors at its boiling point without increase in temperature is called heat of vaporization. एक एग्जांपल है, लाजमी याद करनी है, बोर्ड का एमसीक्यू भी है, बार बार बनता है। ये जो वाटर है, वाटर H2O, लिक्विड फेज और गैसियस फेज यानी वेपर फेज, ठीक है। वेपर्स के लिए भी हम जी लिख देते होते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि वेपर्स और गैस में फर्क होता है, वाज़ेह फर्क होता है। वेपर्स होते हैं वेपर्स होते हैं बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, गैस होती है अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, ठीक है, जबकि जो लिक्विड के जबकि वेपर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये डिफरेंस मैंने लिखवाया था आपको। ये लिक्विड फेज और वेपर फेज ये डायनामिकली इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है, अगर क्लोज वेसल लिख दिया जाए तो, इसीलिए रिवर्सिबल एरो लगा देते हैं। ऑल्दो आमतौर पर जो हम घरों में बॉइलिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वो क्लोज सिस्टम नहीं होता, तो ऐसे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुआ करती। आप जानते हो इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड वेसल में या क्लोज सिस्टम में इस्टेब्लिश होती है। तो वाटर लिक्विड और वाटर वेपर्स की ये जो कन्वर्जन है, इसकी जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी है डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन, वो होती है 40.6 किलो जूल पर मोल। इसे बोलते हैं, पढ़ते ऐसे हैं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितनी है 40.6। बार बार एमसीक्यू आता है बोर्ड में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये यूं पूछ लेगा द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, तो आप टिक करोगे 40.6 किलो जूल पर मोल। क्लियर? अच्छा जी, अब हमें एक ग्राफ और फैक्टर्स पढ़ने हैं बॉइलिंग पॉइंट के। देखो, आओ जी, लाइन लगता है सीधी नहीं आई, बस सही है। यहां पर हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ तो बना देते हैं बड़ा प्यारा करके, लेकिन यहां पर लिखते नहीं है कि वाई एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है उसके यूनिट्स क्या हैं और एक्स एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है उसके यूनिट्स क्या हैं। तो ये लाजमी लिखना, टेम्परेचर। अच्छा, यहां पर ये किस में है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर कर देते हैं, दिस इज 0, दिस इज 20, ये 40 रहा, ये 60, ये 80, ये 100। ये आपका यहां पर 760 टॉर कर देते हैं, 760 टॉर कर देते हैं। और यहां मिड में जो है इसको कितना कर दें, 380 टॉर कर दें, 380 टॉर कर देते हैं। और यहां पर मिड में कितना कर दें इसको, 150 और 15 कितने हो गए, 165 टॉर कर देते हैं। चलो ठीक है। यहां पर 0 टॉर, 165 टॉर, 380 टॉर और 760 टॉर। यहां पर बीच में अगर लेबल करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। मैं बस एक समझाने के लिए ग्राफ बना रहा हूं आपके लिए। देखो, वाटर जो है, वाटर का जो वेपर प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने अभी बताया था 4.8 टॉर होता है, ठीक है, 4.8 टॉर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 760 टॉर हो जाएगा, ठीक है। यहां से लाइन लगता है सही नहीं बनी, अल्लाह खैर करे, ठीक है। 7 अब सही बन गई है ना। अच्छा देखो, जैसे जैसे आप हीट करोगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर जा करके ये वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 760 टॉर। ये होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये 100 डिग्री सेल्सियस और किसका बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का है। अच्छा, सिमिलरली एथेनॉल का जो वेपर प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो लगभग 25 रहता है, ठीक है, 25, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन 78 रहता है, ठीक है। तो हीट करने पर वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और 78 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये भी लाइन सही बन गई है। अच्छा, और डाईइथाइल ईथर जो है उसका वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 200 टॉर होता है, ठीक है, 200 टॉर यहां पर कहीं होगा, और 34.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वो ऐसे बढ़ेगा और ऐसे चला जाएगा। लाइन सही बनी है, नहीं सही नहीं बनी, ठीक है। हीट करने पर वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और 34.6 डिग्री सेल्सियस पर जा करके डाईइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। डाईइथाइल ईथर C2H5 O3 2H5, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखो
कि वो लिक्विड जिनके वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा थे, जिनके वेपर प्रेशर ज्यादा थे, उनके बॉइलिंग पॉइंट कम थे। तो मैंने एक रिलेशन लिखवाया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, वेपर प्रेशर। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। देखो, जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, यानी जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जैसे वाटर है, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी माइंड में रखना है आपने। जब आपसे पूछे कि व्हाई डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, तो रीजन के साथ साथ आपको ये ग्राफ भी लाजमी ड्रॉ करना है, रीजन के साथ साथ ये ग्राफ भी आपको लाजमी ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा, दो फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, पोलर लिक्विड होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अच्छा, यहां पर ये देखो कि ये जो लाइन है ना, शुरू में ये कर्व ज्यादा है। ठीक है, शुरू में कर्व ज्यादा है। ठीक है, और एंड में जा करके ना ये थोड़ी सी ऐसे ज्यादा इंक्रीज कर गई है। ठीक है, ये लाइन स्टीपर हो गई है। स्टीपर बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, बहरहाल जो भी है, ये मैं आपको बस ऑब्जर्वेशन करवा रहा हूं कि शुरू में देखो, शुरू में ऐसे कर्व लाइन है, शुरू में ऐसे कर्व लाइन है, और एंड में जा करके ना ये ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन आ गई है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हायर टेम्परेचर पर ना वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ता होता है। हायर टेम्परेचर पर टेम्परेचर चेंज करने से वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ता होता है। ये ऑब्जर्वेशन की बात है। ठीक है, ये पता कैसे चलता है? ये इक्वेशन होती है ल्यूजियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, उसका नाम है। ठीक है, अपने सिलेबस से बाहर है, नहीं पढ़ाऊंगा। तो उस इक्वेशन से ये जो है ना, ये प्लॉट करते होते हैं, वेपर प्रेशर निकालते होते हैं। ठीक है, खैर ये ऑब्जर्वेशन थी। ये ऑब्जर्वेशन आपने लाजमी याद रखनी है कि हायर वेपर प्रेशर पर जो है, हायर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर का चेंज ज्यादा आता होता है। हो सकता है कभी एंट्रेंस एग्जाम्स में आपसे एमसीक्यूज वगैरह पूछ ले इस तरह का, तो ये आपने लाजमी जो है इसको जहन में रखना है कि हायर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ज्यादा चेंज होता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर का, एक्सटर्नल प्रेशर का। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। देखो, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। मिसाल के तौर पर देखो ना, अगर 760 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके मिसाल के तौर पर 23.5 टॉर कर दूं, तो वाटर को 760 टॉर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 23.5 टॉर पे ही बॉयल हो जाए, काम ही खत्म। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के 760 टॉर अचीव करता है ना। अगर मैं इस 760 टॉर को कम करके 23.5 टॉर बना दूं, आसपास का जो प्रेशर है हमारा वो अभी 760 टॉर चल रहा है, इसको घटा करके हम 23.5 टॉर कर दें, तो वाटर कमरे में ही बॉयल होने लग जाएगा, पड़ा हुआ है जैसे वैसे बॉयल होने लग जाएगा। तो ये टेंशन नहीं लेनी कि जो है ना वाटर बॉयल हो रहा होगा तो आपको गर्म हो गया, आप उसे पी नहीं सकोगे, ये टेंशन नहीं है। अच्छा, टेंशन ये है कि वो सारा वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, वो फिर स्टे नहीं कर पाएगा इधर हमारे रूम में। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कभी वो ड्रैगन शॉट्स खाए हो, ठीक है, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन होती है, तो आप देखो उसमें से बबल्स निकल रहे होते हैं, वो बॉयल हो रही होती है। लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं भूल नहीं रहा तो लगभग 180 डिग्री सेल्सियस के अबाउट होता है, -180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -180 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होने लग जाएगा। तो हमें पता क्या चला कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें, एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर यूं हो कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाए, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाए, मिसाल के तौर पर 760 टॉर है प्रेशर हमारा, इसको अगर मैं बढ़ा करके 1489 टॉर कर दूं, ठीक है, तो फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ करके 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये वैल्यूज आपकी बुक में लिखी हुई है, बार बार एमसीक्यू भी आता है, 25 डिग्री सेल्सियस और 120 डिग्री सेल्सियस वाला, कि बताओ कि अगर 23.5 टॉर है एक्सटर्नल प्रेशर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1489 टॉर है, तो बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 120 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, बार बार ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। इस तरह भी पूछता है कि बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी एट विच एक्सटर्नल प्रेशर, तो आपको टिक करना पड़ेगा 23.5 टॉर, समझ गए। और इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि वाटर कैन बी बॉयल एट 120 डिग्री सेल्सियस
एट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1489 टोर। ये बोर्ड के एमसीक्यू हैं, ऐसे कैसे आते हैं समझ गए। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर आप कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो एक रिलेशन आपने बना करके रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर में से जो भी सवाल पूछे उसमें ये रिलेशन आपने लाजमी लिखना है, ऐसे का ऐसे मैथमेटिकली बना करके लिखना है, ताकि जैसे ही उसके सामने नजर पड़े उसको मेन बात का पता लग जाए कि बच्चे को अंदाजा है। एक्सटर्नल प्रेशर घटाओगे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें हमें कुछ मजीद बातें करनी है। ये अगर लिक्विड की सरफेस है, मिसाल के तौर पर ये क्लोज कंटेनर ले लिया हमने, ये क्लोज कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है, और इसमें हमने कोई लिक्विड भर दिया, इसमें हमने कोई लिक्विड भर दिया, ये लिक्विड भर दिया, ठीक है, और ये जो ऊपर से क्लोज है, बंद है, ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर होता है ऊपर से बंद होता है। तो जैसे आप इसको थोड़ा सा हीट करोगे, इसको आपने हीट किया तो होगा क्या कि ये वेपर बनेगा, ये वेपर बन जाएगा और ये वेपर्स यहां पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये वेपर्स यहां पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो जब ये वेपर्स यहां पर इकट्ठे होंगे तो यहां पर इनका प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। अब पहले क्या सिचुएशन थी, पहले क्या सिचुएशन थी, ये देखो, पहले ये सिचुएशन थी कि यहां पर सिर्फ लिक्विड था, ठीक है, यहां पर ऐसे लिक्विड था और यहां पर कोई गैस मॉलिक्यूल्स थे या वेपर मॉलिक्यूल्स थे, वो बहुत थोड़े थे। हीट करने पर क्या हुआ कि यहां पर वेपर मॉलिक्यूल जमा होना स्टार्ट हो गए। अब जो लिक्विड का ये जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का प्रेशर क्या हो गया है, ये बढ़ चुका है, यहाँ का प्रेशर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये फिनोमिना हम प्रेशर कुकर्स में इस्तेमाल करते हैं। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ प्रेशर कुकर। तो आप बताओगे कि प्रेशर कुकर इज अ क्लोज कंटेनर व्हेन अ लिक्विड प्रेजेंट इन द प्रेशर कुकर इज हीटेड it vaporizes and build up the external pressure and build up the pressure inside the pressure cooker which raises the boiling point of water above 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है कि जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है प्रेशर कुकर के अंदर तो वाटर को वो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अचीव करने के लिए ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, और जब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आपकी फूड जो है, आपकी जो खाना पक रहा है वो जल्दी कुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं कि प्रेशर कुकर जो है एक क्लोज कंटेनर होता है। जब आप उसे हीट करते हो तो यहाँ पर वेपर्स जमा हो जाते हैं, वेपर्स का प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और जो लिक्विड की सराउंडिंग है, ठीक है, लिक्विड की सराउंडिंग है वो तो प्रेशर कुकर का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाली जगह तो नहीं है, यहाँ से तो वो कट ऑफ है क्योंकि हमने बंद किया हुआ है चारों तरफ से कुकर को। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट तक जाने के लिए लिक्विड को यानी हमारे वाटर को ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, और जब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है तो हमारा खाना अच्छा पक जाता है। ठीक है, तो ये बाय नेम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ प्रेशर कुकर। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी जो हमें बात करनी है वो हम करेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन के हवाले से, लेकिन उससे पहले भी हाँ एक दो बातें और भी हैं वो भी करनी है वाटर के हवाले से। देखो, अगर आप चाहते हो कि वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करें, वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करें, तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर रखना पड़ेगा 23.7 टॉर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वाटर 69 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करें तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर 323 टॉर रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि वाटर जो है 98 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करें तो आपको जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 700 टॉर रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करे तो आपको जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 760 टॉर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि वाटर 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करे तो आपको लगभग 760 से 1200 टॉर के मिड में कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि 120 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करे तो आपको 1489 टॉर देनी पड़ेगी वैल्यू। अच्छा, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू ये बुक में लिखी हुई है, ये 110 वाली वैल्यू बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन एमसीक्यूज आता है बोर्ड का तो फिर मैंने एज इट इज लिख दिया एमसीक्यूज का जो ऑप्शन आता है। ठीक है, मैं एमसीक्यू की स्टेटमेंट भी बताऊंगा। तो ये जो है ये वाली स्टेटमेंट ये आप बुक पर नोट कर लें, क्योंकि ये बुक बोर्ड का एमसीक्यू आता है और बुक में ये लिखा हुआ नहीं है ऐसे।
देखो अगर आप चाहते हो कि वाटर रूम टेम्परेचर पर बॉयल करे तो एक्सटर्नल प्रेशर घटा करके 23.7 टॉर कर दो। अगर आप चाहते हो कि वाटर 69 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करे तो एक्सटर्नल प्रेशर 323 टॉर कर दो। ठीक है, ये जो 323 टॉर का एक्सटर्नल प्रेशर है ये माउंट एवरेस्ट के टॉप पे रहता है। माउंट एवरेस्ट मेरे ख्याल से नेपाल में है शायद। तो जब आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जाएंगे और पानी बॉयल करने की कोशिश करेंगे तो वो 69 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज आप मरी जाएं तो मरी में जो वाटर है वो 98 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। ठीक है, क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 700 टॉर रहता है। नॉर्मल कराची में सी लेवल पे आप चले जाएं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा कराची, क्योंकि वहां पर सी लेवल है और सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 टॉर होता है। ठीक है, और जमीन के अंदर घुस जाए तो हो सकता है कि पानी जो है 120 पर भी बॉयल करने लगे। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, वो हम जो है बाहर प्रेशर बढ़ाते होते हैं, जिस तरह प्रेशर कुकर में बढ़ाते होते हैं तो बाहर का प्रेशर बढ़ा करके फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया जाता है। ठीक है, अच्छा, बाय नेम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाई वाटर बॉयल डिफरेंटली एट माउंट एवरेस्ट एंड मरी हिल्स। तो आप बताओगे इन माउंट एवरेस्ट एंड मरी हिल्स दे आर लोकेटेड एट हाई क्या बोलेंगे, अल्टीट्यूड बोलेंगे ना, ऊंचाई को। मरी हिल्स एंड माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड एट हाई अल्टीट्यूड। व्हेन वी गो अबव फ्रॉम द सी लेवल द एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस एट मरी, the external pressure is 700 torr, decrease in internal pressure decreases the boiling point up to 98 degrees Celsius, and at Mount Everest external pressure is 323 degrees Celsius, 323 torr, and due to decrease in the external pressure water at Mount Everest boils at 69 degree Celsius। तो ये आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और इससे मिलता जुलता एक और शॉर्ट भी अक्सर बोर्ड में आया हुआ होता है कि हाउ वाटर बॉयल्स डिफरेंटली एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हो माउंट एवरेस्ट और मरी की। ठीक है, यही सेम आंसर आप करोगे। क्लियर बात। अच्छा, एक आखिरी चीज है दैट इज, ये एमसीक्यूज बहुत आते हैं, बहुत 25 डिग्री सेल्सियस वाला, 69 वाला, 98 वाला और ये 120 वाला, ये बहुत आते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा अगर वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना है तो कितना प्रेशर देना पड़ेगा, आप बताना 760 टॉर से 1200 टॉर के बीच। ये बहुत एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, लास्ट है वैक्यूम डिस्टिलेशन। अगर हम चाहें कि किसी लिक्विड को लो टेम्परेचर पर बॉयल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या करें, उसका जो है एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर दो। एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। ये काम हम करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, द सेपरेशन, डेफिनेशन लिख रहा हूं वैक्यूम डिस्टिलेशन की, द सेपरेशन ऑफ ए लिक्विड बाय डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, by decreasing external pressure at a low temperature is called vacuum distillation, is called vacuum distillation। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो थर्मली कुछ अनस्टेबल होते हैं, जैसे ग्लिसरॉल है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 डिग्री सेल्सियस ऑल्दो होता है, लेकिन 290 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते वो डिकम्पोज हो जाता है। ग्लिसरॉल जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 डिग्री सेल्सियस है। ये बोर्ड में एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरॉल इज 290 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाते जाते डिकम्पोज हो जाता है। ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है, बोर्ड में पूछेगा आपसे द ग्लिसरॉल डिकम्पोजेज एट, नीचे ऑप्शन देगा इस फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सिंपल पॉइंट या जो है बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने बॉइलिंग पॉइंट टिक करना है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल डिकम्पोजेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बोर्ड का एमसीक्यू है, क्योंकि थर्मली अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसके जो है डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है हाई टेम्परेचर पर, तो इसको वहां पर मेंटेन करना है इसके बॉइलिंग पॉइंट पर थोड़ा मुश्किल काम है। तो हम इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम कर लेते हैं। ठीक है, 210 डिग्री सेल्सियस पर इसको बॉइल करते हैं। ठीक है, एट 50 टॉर, एक्सटर्नल प्रेशर 50 टॉर कर दो तो ये 210 पर बॉइल हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करते हैं, मिसाल के तौर पर यहां पर ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन क्या होता है, ग्लिसरीन ये 95% सोल्यूशन होता है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल जो है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, यानी
ऐसे होता है, दिखा देता हूं आपको, CH2 CH CH2 OH OH OH, ये ग्लिसरॉल है। 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल, ये ग्लिसरॉल होता है। C3H8O3 बनता है इसका फार्मूला। तो होता क्या है कि यहां पर जो है मिसाल के तौर पर ग्लिसरीन रखी हुई है, हम यहां पर वैक्यूम पंप लगा देते हैं, वैक्यूम पंप लगा देते हैं, ठीक है, वैक्यूम पंप लगा देते हैं। वैक्यूम के स्पेलिंग देख लेना, वैक्यूम में डबल यू होता है, डबल सी नहीं होता, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा देते हैं, वैक्यूम पंप जो है यहाँ की हवा खींच लेता है, तो यहाँ का ये जो एटमोस्फेयर है, यहाँ का प्रेशर जो है कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो जब प्रेशर कम हो जाता है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है, 210 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो ये बॉयल हो जाता है, ठीक है, बॉयल हो जाता है, वेपर्स बन जाते हैं इसके यहाँ पर। तो जब इसके वेपर्स बनते हैं तो इसको निकाल करके यहाँ से अलग कर लेते हैं, ठीक है, अलग करके इसको एक अलग कंटेनर में ले लेते हैं, वहां पर इसको ठंडा करते हैं और वहां पर जो है ये वापस कंडेंस बैक हो जाता है। तो यानी पानी से ये अलग हो जाता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में मैंने बताया 5% पानी होता है, 95% ग्लिसरॉल होता है, इसका 95% सोल्यूशन होता है पानी में। तो दैट वाज ऑल अबाउट वैक्यूम डिस्टिलेशन। हाँ, वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, काफी दफा पूछता है बोर्ड में, ठीक है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन, इसका एमसीक्यू भी पूछता है, यही ऐसे डेफिनेशन पूछेगा, द सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड एट लो प्रेशर बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड एज स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो आपसे वैक्यूम डिस्टिलेशन पर आपने टिक करना है, ठीक है ना। अच्छा, शॉर्ट जब पूछे तो इसके 3 एडवांटेजेस हैं, वो एडवांटेजेस भी देने हैं, ये डेफिनेशन देनी है, ग्लिसरॉल वाली एग्जांपल डिस्कस करनी है कि 290 पर इसे सेपरेट नहीं कर सकते, ऑल्दो इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 है। तो हम क्योंकि ये यहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है, इसे हम 210 पर सेपरेट करते हैं बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्सटर्नल प्रेशर थ्रू वैक्यूम डिस्टिलेशन एट 50 टॉन, ठीक है, ये बताना है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन का? एक तो ये टाइम बचाती है, सेव टाइम, ठीक है, क्योंकि हमारा लिक्विड जल्दी बॉयल हो जाता है, टाइम की बचत है। अच्छा, दूसरा ये कि ये इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल है, ज्यादा खर्चा नहीं आता, क्योंकि आपको ज्यादा फ्यूल जलाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिकल है। और तीसरा ये यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स, थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स, ठीक है। इंक लगता है, खत्म हो गई है, दिखाई पड़ रहा है ना, सेव टाइम, इकोनॉमिकल है, यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, डेफिनेशन, एग्जांपल और एडवांटेजेस आप लाजमी दोगे, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो गया। अगला मेरे ख्याल से एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज का टॉपिक होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जरूर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।